दोस्तों, अगर आप एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप एमएनसी के स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं या तो फिर करना नहीं चाहते, ऐसे इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड स्कीम के जरिए एमएनसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही एक नई स्कीम यानी कि एनएफओ कोटक म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कोटक एमएनसी फंड। तो कोटक एमएनसी फंड एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो फॉलो करने वाली है मल्टीनेशनल कंपनी थीम को। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 7 अक्टूबर 2024 को, क्लोज होने वाला है 21 अक्टूबर 2024 को। और ये स्कीम कंटिन्यूस परचेस के लिए रीओपन होगी 31 अक्टूबर 2024 को। तो इस एनएफओ पीरियड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपको 10 रुपए एनएफओ के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है। एज ए नॉर्मल इन्वेस्टर हम समझते हैं जो फॉरेन की कंपनीज हैं उसे कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, लेकिन सेबी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। जो कंपनीज भारत में इनकॉर्पोरेटेड है या तो फिर रजिस्टर्ड है उसे हम एमएनसी कह सकते हैं। सेबी के द्वारा उसे 4 अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनीज। तो किसी भी फॉरेन कंपनी की अगर भारत में कोई ब्रांच है जिसमें उस फॉरेन कंपनी का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ऐसी कंपनीज भी एमएनसी में इंक्लूड है। दूसरी है जॉइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कंपनीज। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने भारत की किसी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया है तो ऐसी कंपनीज में फॉरेन कंपनी का हिस्सा मिनिमम 26% होना चाहिए, तो इसे भी एमएनसी में इंक्लूड किया जाता है। तीसरा है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। अगर किसी भारत की कंपनी का 50% से ज्यादा रेवेन्यू और एसेट फॉरेन में है यानी कि आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो ऐसी भारत की कंपनीज को भी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंक्लूड किया गया है। और चौथा प्रकार है ट्रांसनेशनल कंपनीज। अगर कोई कंपनी मल्टीपल कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इसकी 50% से ज्यादा रेवेन्यू ऐसे मल्टीपल कंट्रीज से होती है तो उसे कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज। जिसकी 50% से ज्यादा रेवेन्यू उसकी पेरेंट कंट्री के अलावा दूसरी कंट्रीज में से आती है उसे कहते हैं ट्रांसनेशनल कंपनीज। और इस प्रकार की कंपनीज भी एमएनसी में इंक्लूड है। तो दोस्तों, ये है मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रकार जो कि सेबी ने डिफाइन किया है और इसी प्रकार की कंपनीज के अंदर इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और एमएनसी कंपनीज अभी बहुत सारे सेक्टर्स में आगे हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डाइवर्सिफाइड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल। ये सभी सेक्टर में एमएनसीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एमएनसी में कुछ ग्लोबल ब्रांड्स की बात करें यानी कि कुछ ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो उसमें है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, क्रिसिल लिमिटेड, अशोक लेलैंड लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, बॉस लिमिटेड एंड नेस्ले इंडिया लिमिटेड। ये है कुछ अलग अलग ग्लोबल ब्रांड्स जो कि एमएनसीज भी हैं, जिसकी प्रोडक्ट हम वाइडली यूज करते हैं। और अगर हमें ऐसी ब्रांड्स पर भरोसा है और हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये एनएफओ आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी एमएनसी इंडेक्स। तो इस इंडेक्स में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ऐसी 30 कंपनीज इंक्लूड है जिसमें फॉरेन कंपनीज के प्रमोटर का हिस्सा 50% से ज्यादा है, मतलब कि जिसमें 50% से ज्यादा हिस्सा फॉरेन कंपनीज का है। ऐसी 30 कंपनीज इंक्लूड है। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसके वेटेज की बात करें तो टॉप पर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसका वेटेज है 37.75%। फिर है कैपिटल गुड्स 23.90%। फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स 14.03%। उसी तरह से मेटल एंड माइनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, डाइवर्सिफाइड एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये है इस इंडेक्स के सेक्टर्स और उसके वेटेज के बारे में। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसका वेटेज है 11%। फिर है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 9.86%। फिर नेस्ले इंडिया लिमिटेड 8.51%। फिर वेदांता 7.51%। उसी तरह से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, सीमेंस, कमिंस इंडिया, कॉलगेट पामोलिव, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड एबीबी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों, ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज के बारे में। तो कुछ इसी प्रकार की कंपनीज में हमारे एनएफओ में भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 42.61%। पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 21.69%। और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 29 साल का रिटर्न है 13.94%। तो अगर आप इस प्रकार की कंपनीज में, इस एनएफओ में, इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। दोस्तों, अब हम एक कंपैरिजन करेंगे निफ्टी एमएनसी इंडेक्स की हमारे ब्रॉडर इंडेक्स के साथ, यानी कि निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500 के साथ। तो इस ग्राफ को देखिए,
इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 31 अगस्त 2009 से लेके 31 अगस्त 2024 तक के तीनों इंडेक्स के परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि निफ्टी एमएनसी इंडेक्स ने 16.11% का सीएजीआर रिटर्न दिया है, निफ्टी 500 ने 14.18% का सीएजीआर रिटर्न दिया है और निफ्टी 50 ने 13.28% का सीएजीआर रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर 31 अगस्त 2009 को किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए तीनों इंडेक्स में इन्वेस्ट किए हैं तो 31 अगस्त 2024 में निफ्टी एमएनसी की वैल्यू होगी करीब 9.5 लाख जितनी, निफ्टी 500 की वैल्यू होगी करीब 7.25 लाख जितनी और निफ्टी 50 की भी वैल्यू होगी करीब 6.5 लाख जितनी। तो ये है परफॉर्मेंस निफ्टी एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी के इंडेक्स का। अब हम एक कंपैरिजन और करेंगे कि क्राइसिस में एमएनसी कंपनीज कैसा परफॉर्मेंस देती है। स्टॉक मार्केट में जो पास्ट में जो क्राइसिस हुई थी उसकी एमएनसी की कंपैरिजन निफ्टी 50 और निफ्टी 500 के साथ हम करेंगे। तो इस टेबल को देखिए, इसमें अलग अलग क्राइसिस हैं और उसके परफॉर्मेंस की जानकारी दी है। जैसे कि मार्च 2000 में टेक बबल की क्राइसिस थी जिसमें एमएनसी का परफॉर्मेंस था -19%, जबकि निफ्टी 50 का था -42% और निफ्टी 500 का था -58%। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जनवरी 2008 से अक्टूबर 2008 तक, जिसमें निफ्टी एमएनसी का था -52%, निफ्टी 50 -59 एंड निफ्टी 500 -63%। उसी तरह से उसके बाद में फिर यूरोपियन डेट क्राइसिस, ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ एंड कोविड फेज, ये सभी क्राइसिस की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस टेबल के जरिए आपको जानकारी मिलेगी कि क्राइसिस में भी एमएनसी ने निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब कि डाउनफॉल में भी हमें एमएनसी में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस मिल सकता है। दोस्तों एमएनसी में ग्लोबली वेल सेटेड कंपनीज होती हैं और जिसकी मदद से वॉलेटिलिटी को कुछ हद तक मैनेज किया जा सकता है और एमएनसीज काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हमें दे सकती है। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर 80 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टॉक में, 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है एमएनसी के अलावा दूसरे स्टॉक्स में और 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है यूनिट्स ऑफ रीट्स एंड इक्विटीज में। तो दोस्तों इसी में से कोई अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाकर इस एनएफओ का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। दोस्तों निफ्टी एमएनसी इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं उसके अलावा भी दूसरे भी किसी एमएनसी कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो सकता है। तो इस एनएफओ के फंड मैनेजर हैं, इक्विटी एंड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेंगे मिस्टर हर्षा उपाध्याय एंड मिस्टर धनंजय तिकारिया। मिस्टर अभिषेक बिसेन संभालेंगे डेट का पोर्टफोलियो। इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और फिर कोई भी अमाउंट। एडिशनल परचेस भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और उसके बाद में कोई भी अमाउंट से, और एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हैं मिनिमम 100 रुपए और कोई भी अमाउंट से। इस एनएफओ में एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान एंड ऑप्शन की बात करें तो प्लान में डायरेक्ट एंड रेगुलर, ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड रीइन्वेस्टमेंट, सारे प्लान एंड ऑप्शंस अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर में एंटी लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड की बात करें तो यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल के अंदर अगर 10% यूनिट्स को रिडम्पशन या स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 10% से ज़्यादा यूनिट्स को अगर रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कुछ भी रिडम्पशन स्विच करने पर कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें इस एनएफओ में शुरुआत में रेगुलर प्लान में मैक्सिमम एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक। जैसे जैसे इस स्कीम का ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम एटलीस्ट 4 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड के लिए सूटेबल है। तो दोस्तों ये थी जानकारी एनएफओ रिव्यू कोटक एमएनसी फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.